नमस्कार दोस्तों। आईपीएल ऑक्शन 2 दिन चला और 2 दिन लगातार पूरा देखने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि किस टीम ने किस खिलाड़ी को ख़रीदा और कितनी संतुलित टीमें हैं ये बताना बहुत ज़रूरी है। और ये तो आपको मालूम चल ही गया कि कल भी मालूम चल गया था आपको, और आपकी निगाहें भी होंगी कि कौन सा खिलाड़ी सबसे ज़्यादा महंगा बिका। ऋषभ पंत 27 करोड़ में बिके, श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़ में पंजाब ने ख़रीदे। तो ये सब तो ऑलरेडी आपको मालूम चल गया होगा, चर्चाओं में भी होगा। लेकिन जिस चीज़ के लिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं, या फिर ये कहूँ कि जिस चीज़ के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो थोड़ी डिफरेंट है। हम लोग टीम कंपैरिजन करेंगे कि किस टीम ने क्या ख़रीदा है और वो कितनी संतुलित टीम दिखाई दे रही है, जिससे कि हमें ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ, जो भी पैसा खर्च हुआ है खिलाड़ी के ऊपर वो वर्थ इट है या फिर नहीं है। तो हम लोग टीम वाइज टीम इसको देखेंगे और हर टीम के बारे में चर्चा करेंगे, उसके हर खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे। जिन लोगों को मैं नहीं जानता हूं, शायद मैं उनके बारे में बात ना करूं, लेकिन बहुत से खिलाड़ी ऐसे होंगे जिनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, टीम को लेकर हम चर्चा कर सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, इसलिए तसल्ली से बैठे रहिए। और हम लोग इस वीडियो में थोड़ा ग्राफिक्स का भी इस्तेमाल बहुत कम करेंगे, क्योंकि चर्चाओं का ये विषय है और चर्चाओं के इस विषय में हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। आपको कौन सी टीम सबसे ज़्यादा मजबूत लग रही है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे, क्योंकि मैं आपके कमेंट पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ये आप कह सकते हो। क्योंकि मुझे ये खुद जानना है कि आप लोगों के हिसाब से इस समय कौन सी टीम सबसे ज़्यादा मजबूत है। सबसे पहली टीम, नाम से शुरू करते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स। इन्होंने 119.95 करोड़ रुपए खर्च किए अपनी 25 सदस्यीय टीम बनाने के लिए। 5 खिलाड़ी इन्होंने ऑलरेडी रिटेन कर लिए थे, जिनके नाम हैं रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़, पथिराना, शिवम दुबे और महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी पहली बार इस सीज़न में अनकैप्ड प्लेयर के तौर पे खेल रहे हैं और मात्र 4 करोड़ रुपए में ही बिके हैं। ये एक अलग बात है, ये एक अलग मुद्दा है, क्योंकि अब उम्र हो गई है 40 के पार, तो अब जाहिर सी बात है कि वो कैप प्लेयर तो रहेंगे नहीं। इसीलिए इस बार उनको नए नियम के मुताबिक अनकैप्ड प्लेयर के कैटेगरी में उतारा, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें 4 करोड़ रुपये में रिटेन भी कर लिया। लेकिन किस पे बिड लगाई, किस पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा किया चेन्नई सुपर किंग्स ने, चलिए उसकी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार टीम पे नज़र डाल लेते हैं कि वो 25 सदस्यीय टीम कौन सी है। 5 खिलाड़ी के बारे में आपको बता चुका हूँ। इसके बाद सचिन रविंद्र को चेन्नई सुपर किंग्स ने आरटीएम का यूज़ करके अपनी टीम में वापस लिया, जिनकी बोली लगी हुई थी 4 करोड़, बेस प्राइस था केवल 1.5 करोड़ रुपये। सचिन रविंद्र अच्छे खिलाड़ी हैं, भारतीय पिचों पर बहुत अच्छा खेलते हैं, स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, इसलिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन इससे भी बड़ा खिलाड़ी है रविचंद्रन अश्विन, जिसको चेन्नई सुपर किंग्स ने वापस लिया है, वो भी लगभग 9.75 करोड़ रुपए में, यानी करीब करीब 10 करोड़ रुपए। तो ये एक बहुत बढ़िया होगा और कई साल बाद हमें रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन की जोड़ी दिखाई देगी, यानी कि जडेजा अश्विन हमें एक साथ फिर से दिखाई देंगे आईपीएल 2025 में। तो ये 2 बिड जो लगाई हैं चेन्नई सुपर किंग्स ने, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बेहतरीन लगाई हैं। लेकिन इन सब के अलावा एक और बिड है जो मुझे अच्छी लगती है, और वो है दीपक हुड्डा की। क्योंकि हमने देखा है कि कोई भी खिलाड़ी जब धोनी की टीम में आता है तो वो लगभग निखर के ही जाता है, चाहे बात तुषार देशपांडे की हो, चाहे बात अजिंक्य रहाणे की हो। जो मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 में भी जिसे खेलने का मौका मिलेगा वो है दीपक हुड्डा। तो केवल 1 करोड़ 70 लाख में जिसको खरीद लिया गया है वो है दीपक हुड्डा, और वो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। दीपक हुड्डा इंडिया की तरफ से खेलते हुए आयरलैंड में शतक लगा चुके हैं, पावर हिटिंग कर चुके हैं, कई मैच जिता भी चुके हैं, कई मैच में पावर हिटिंग की भी है। तो ऐसे में वो चेन्नई के लिए इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेल सकते हैं। इसके अलावा एक और खिलाड़ी की मैं बात करूंगा जो है राहुल त्रिपाठी, बल्लेबाजी करते हैं और 3.4 करोड़ में उनको चेन्नई ने खरीद लिया। ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे अब टीम में नहीं है, तो मिडिल ऑर्डर संभालने के लिए कोई ना कोई चाहिए। डेवॉन कॉनवे, उसको कहाँ भूल रहा हूँ भाई मैं, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया डेवॉन कॉनवे के बारे में। क्योंकि डेवॉन कॉनवे जिस लय से खेलते हैं, और जब चेन्नई सुपर किंग्स जीती थी तो डेवन कॉनवे ऋतुराज के साथ ओपनिंग ही कर रहे थे। ऋतुराज और डेवन कॉनवे की जोड़ी लोगों को काफ़ी पसंद आई थी, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। कॉनवे को चेन्नई सुपर किंग्स ने 6.25 करोड़ में ख़रीदा, और ये एक अच्छी बिड थी मेरे हिसाब से। इतने में एक खिलाड़ी को लेना जो कि आपकी टीम के लिए परफॉर्मेंस दे चुका है, ये काफ़ी अच्छी बिड थी। एक और खिलाड़ी की बात करना चाहूँगा मैं, जो कि है सैम करन। सैम करन पंजाब में खेलते थे, लेकिन पंजाब ने उनको रिलीज़ कर दिया और 2 करोड़ की बेस प्राइस थी उनकी, लेकिन 2.4 करोड़ रुपए में
चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें अपने पाले में खींच लिया। ज़्यादा बिड लगाने की किसी ने कोशिश नहीं करी। बिड में देख रहा था तो इतना पंजाब भी इतना एक्साइटेड नहीं था, उनको आरटीएम का मौका मिला लेकिन उन्होंने आरटीएम का यूज़ नहीं किया। और जो सैम करन है जो कि ऑलराउंडर हैं, इंग्लिश ऑलराउंडर हैं, वो चेन्नई सुपर किंग्स के खाते में आ गए। तो ये थी ओवरऑल चेन्नई की टीम। तो मुझे चेन्नई की टीम जो है वो काफ़ी संतुलित लगी। 5 खिलाड़ी जो रिटेन किए थे, जो मेन खिलाड़ी रिटेन किए थे, बहुत बढ़िया रिटेन किए थे। अश्विन को चेन्नई में वापस लेकर आना ये बहुत बढ़िया समझदारी थी, मुझे काफ़ी पसंद आया। बाकी थाला तो है ही, अगर संतुलित नहीं भी होती तो थाला के पीछे खड़े होने से संतुलित अपने आप बन जाती है। चलिए अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की, जिन्होंने अपने सबसे मेन खिलाड़ी को रिलीज़ कर दिया और बाकी 2 कप्तानों पे उनकी नज़र थी। मतलब कि एक कप्तान को रिलीज़ करने के साथ साथ उन्होंने 2 कप्तानों को अपनी टीम में लिया। वो कौन कौन है, इस पर चर्चा करते हैं। तो दिल्ली ने अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, स्टप्स और अभिषेक पोरेल को रिटेन किया था और ऋषभ पंत को शायद इसलिए रिटेन नहीं किया था क्योंकि वो खुद ऑक्शन में जाना चाह रहे थे। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि दिल्ली कभी भी ऋषभ पंत को छोड़ती। हालांकि उन्होंने 20 करोड़ तक उसका पीछा भी किया, लेकिन दिक्कत ये रह गई कि लखनऊ ने आखिरी जो बिड थी आरटीएम यूज़ करने के बाद वो इतनी बड़ी लगा दी कि दिल्ली के पास कोई जवाब नहीं था उस बिड का, और वो थी 27 करोड़ रुपए। इस बार सबसे आईपीएल में महंगे खिलाड़ी भी ऋषभ पंत रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे इस वक्त दिल्ली की टीम की। तो दिल्ली की टीम ने 2 ऐसे खिलाड़ी लिए जो पिछले सीज़न 2 अलग अलग टीम के कप्तान थे। पहला तो केएल राहुल जो कि लखनऊ के कप्तान थे, और दूसरा डुप्लेसी जो कि बेंगलोर के कप्तान थे। तो वो 2 कप्तान उन्होंने अपनी टीम में ले लिए। मुझे लगता है कि ओपनिंग भी इन दोनों की ही होगी क्योंकि राहुल अच्छी ओपनिंग कर लेते हैं आईपीएल के अंदर, और हम लोग टेस्ट में भी देख रहे हैं वो ओपनिंग ही कर रहे हैं, और हमने ये भी देखा है कि डुप्लेसी हमेशा ओपनिंग ही करते हैं। इसके अलावा बॉलिंग में टी नटराजन ने उन्होंने रिटेन किया, और टी नटराजन को उन्होंने 10.75 करोड़ रुपए में रिटेन किया, जो कि बहुत ज़्यादा महंगे हैं। जैक फ्रेजर को और मुकेश कुमार को आरटीएम के थ्रू वापस लिया। जैक फ्रेजर को उन्होंने 9 करोड़ में आरटीएम लगा के वापस लिया, और मुकेश कुमार को उन्होंने 8 करोड़ में आरटीएम लगा के वापस किया। जैक फ्रेजर बहुत अच्छा खेल रहे थे, ओपनिंग कर रहे थे, अच्छा बजा लेते बल्ला, और काफ़ी अच्छा स्ट्राइक रेट भी है। और मुकेश कुमार ने पिछली बार इनके लिए विकेट बहुत निकाले, तो मेरे ख्याल से ये दोनों ही आरटीएम यूज़ करके वापस लाना एक अच्छी बिड थी। आशुतोष शर्मा पहले पंजाब के लिए खेल रहे थे और काफ़ी अच्छा स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। लगभग 200 का स्ट्राइक रेट उन्होंने हर मैच में लगभग बनाया हुआ था। अगर किसी मैच में जल्दी आउट ना हो गए हों, मैंने जितना उनको खेलते हुए देखा है, वो सिर्फ एक मूड से आते हैं और वो रहता है कि आप सिर्फ बाउंड्री के बाहर बॉल को भेजिए। उससे पहले वो रुके नहीं। पंजाब के लिए उन्होंने कई मैच जिताए भी हैं शशांक के साथ मिलके, और काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप भी इन दोनों की देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद भी पंजाब ने इनको रिलीज़ कर दिया और आरटीएम का प्रयोग करके भी वापस नहीं लिया, जबकि आरटीएम जो है केवल 3.80 करोड़ रुपए में दिल्ली ने इनको खरीद लिया। अगर आप आरटीएम का यूज़ करते तो आपको 4 या 5 करोड़ में ये खिलाड़ी वापस मिल सकता था, लेकिन पंजाब ने ऐसा नहीं किया, जो कि आशुतोष शर्मा अब दिल्ली के हाथों में आ गए हैं। अब ये देखना है कि आशुतोष शर्मा का वो कैसे प्रयोग करते हैं। लेकिन 3.80 करोड़ में आशुतोष शर्मा एक बहुत अच्छी बिड है, और इनमें मुझे जो और भी अच्छी बिड लगी वो थी मोहित शर्मा की और समीर रिजवी की। समीर रिजवी चेन्नई में थे, पिछले साल 8 करोड़ में थे, लेकिन इस साल जो है केवल उनको मिले हैं 95 लाख रुपए। तो ये एक अच्छी बिड हो सकती है अगर वो उसी अटैकिंग के साथ खेलें जिस अटैकिंग के साथ में वो चेन्नई के साथ खेल रहे थे, क्योंकि सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन मेंटलिटी बहुत बढ़िया लगी थी मेरे को। लेकिन मोहित शर्मा जिन्होंने 2 साल पहले गुजरात के लिए लगातार विकेट निकाले मोहम्मद शमी के साथ में, डेथ ओवर में बॉलिंग करी, उसको रिलीज़ कर दिया गुजरात ने, और कितने में दिल्ली ने खरीदा, मात्र 2.2 करोड़ रुपए में, यानी कि 2 करोड़ 20 लाख रुपए में दिल्ली के हाथों में एक अच्छा बॉलर लग गया। तो ये भी एक बहुत अच्छी बिड थी। सस्ते में एक अच्छे खिलाड़ी जो खरीद लेना काबिल तारीफ माना जाता है। तो फास्ट बॉलर के तौर पर अगर देखें तो टी नटराजन, उसके बाद मुकेश कुमार, उसके बाद मोहित शर्मा, और दिल्ली के हाथ में जो सबसे बड़ा खजाना लगा है वो है मिचेल स्टार्क का, और वो भी केवल और केवल 11.75 करोड़ में लगा है। तो बॉलिंग मिचेल स्टार्क के आने से बहुत मजबूत हो जाती है, क्योंकि नटराजन भी ऑप्शन है और मोहित शर्मा का भी ऑप्शन है। किसके साथ में? मिचेल स्टार्क के साथ में। तो ये टीम भी मुझे संतुलित दिखाई देती है कि हाँ, इसके बाद बल्लेबाजी भी है। केएल राहुल और डुप्लेसी के आने के बाद ऋषभ पंत चले गए, लेकिन केएल राहुल के आने के बाद उनकी जगह पूरी हो सकती है। उसके बाद मिचेल स्टार्क के आने के बाद तो भाई बॉलिंग में मुझे नहीं लगता कि अब कोई कमी रह गई है, क्योंकि 4 ओवर बहुत होते हैं मिचेल स्टार्क के किसी भी टीम को ध्वस्त करने के लिए। तो ये भी एक संतुलित टीम है। अगली टीम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है गुजरात टाइटंस। इस टीम ने काफ़ी बदलाव देखे हैं।
और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बदलाव जो झटके लगे होंगे वो इसी को लगे होंगे। ना आपने मोहित शर्मा को रिटेन किया, ना आपने मोहम्मद शमी को रिटेन किया, आपने बॉलिंग में सिर्फ राशिद खान को रिटेन किया। और किसको रिटेन किया? शुभमन गिल को रिटेन किया था, साई सुदर्शन को रिटेन किया था, शाहरुख खान को रिटेन किया था और राहुल तेवतिया को रिटेन किया था। तो 3 ऑलराउंडर थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने किसको ख़रीदा है? उसके बाद आते हैं जॉस बटलर पे। इनको लगाया तुरुप का इक्का, क्योंकि जॉस बटलर पहले राजस्थान में थे, संजू सैमसंग वन डाउन कर रहे थे। लेकिन टीम इंडिया की तरफ से संजू सैमसंग ने जिस तरीके का खेल दिखाया है ओपनिंग पे, तो मुझे लगता है कि राजस्थान वालों ने कहा होगा कि भैया हम तो संजू सैमसंग को ओपनिंग पे ही खिलाएंगे, जॉस बटलर को रिलीज़ कर दो आप, जायसवाल हमारे पास ऑलरेडी है ही। तो यही चीज़ सोचते हुए जॉस बटलर को रिलीज़ किया गया होगा, क्योंकि ओपनिंग पे उनकी जगह नहीं बन रही थी। संजू सैमसंग अब आप हमको जहाँ तक है ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे, जिस तरीके से वो इंडिया टीम में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जॉस बटलर को इन्होंने पिक किया, ये बहुत अच्छा पिक था। उसके बाद मोहम्मद सिराज को इन्होंने 12.25 करोड़ रुपए में रिटेन किया। मोहम्मद सिराज अकेले अगर मेन बॉलर हैं तो दिक्कत बन सकते हैं अपनी ही टीम के लिए, लेकिन साथ में अगर उनके पास कोई बॉलर है जो पहले ही ऑलरेडी हावी हो चुका है, उसके बाद ये हावी होते हैं दूसरी टीम पे, यानी कि इनके साथ में एक और अच्छा बॉलर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग टेस्ट में देख रहे हैं कि बुमराह के साथ ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर बुमराह नहीं होते तो फिर सिराज कुछ भी नहीं कर रहे होते, ये मेरा मानना है। और इसीलिए बेंगलोर ने इनको रिलीज़ किया, क्योंकि बेंगलोर में ये मेन बॉलर थे और कुछ खास कर नहीं पा रहे थे। अब दूसरे मेन बॉलर पे आता हूँ, जो कि हैं कागिसो रबाड़ा। कागिसो रबाड़ा भी इसी टीम में है, तो ये एक पेयर बन सकता है सिराज का और रबाड़ा का, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं जीटी के लिए। प्रसिद्ध कृष्णा को ख़रीदा है, जो कि एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मुझे दिक्कत इस पे आई थी कि वॉशिंगटन सुंदर को कोई भी ख़रीदने को तैयार नहीं हो रहा था। जो बंदा इंडिया के अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 विकेट ले रहा है, उसको किसी ने बिड नहीं किया, केवल इन्होंने बिड किया। सबसे पहले 2 करोड़ रुपए बेस प्राइस था, कोई बिड नहीं कर रहा था, काफ़ी टाइम सोचने के बाद बिड किया। उसके बाद 2-3 लोगों ने और बिड किया, जिसकी वजह से इनका प्राइस 3.20 करोड़ चला गया। लेकिन ये बहुत आश्चर्यजनक था कि अब यहाँ पे क्या है कि जो मेन बॉलर हैं वो प्रसिद्ध कृष्णा, कागिसो रबाड़ा और मोहम्मद सिराज हैं। बाकी स्पिन में आ गया आपका वॉशिंगटन सुंदर और राशिद खान। तो बॉलिंग में काफ़ी अच्छी टीम है। वहीं अगर बैटिंग की बात करें तो ओपनिंग शुभमन गिल और जॉस बटलर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद राहुल तेवतिया आपके पास ऑलराउंडर के तौर पे हैं। उसके बाद आपके पास साई सुदर्शन ऑलराउंडर के तौर पे हैं। तो ऑलराउंडरों पे काफ़ी भरोसा किया गया है इस टीम के द्वारा, और ऑलराउंडर पे ही काफ़ी दाव खेला गया है, क्योंकि T20 है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही तरफ हम लोग जा सकते हैं ऑलराउंडर के तौर पे, और बाकी एक इम्पैक्ट प्लेयर तो होता ही है। तो टीम बहुत बढ़िया है, मजबूत टीम है। अगर एक आध बॉलिंग ऑप्शन और अच्छा होता, मोहम्मद सिराज के अलावा बहुत अच्छा और ऑप्शन होता, तो मेरे ख्याल से और भी अच्छा कॉम्बिनेशन जो है हो सकता था। लेकिन राशिद खान रबाड़ा के होते हुए मोहम्मद सिराज पे कोई प्रेशर आने वाला नहीं है। अगली टीम पे बढ़ते हैं, KKR पे। KKR ने सबसे पहले तो सबसे बड़ी बिड लगाई वेंकटेश अय्यर के पास। वेंकटेश अय्यर को दिए हैं उन्होंने 23.75 करोड़ रुपए। इसका मतलब यह है कि लगभग 24 करोड़ रुपए उन्होंने वेंकटेश अय्यर को दे दिए। अब वेंकटेश अय्यर 24 करोड़ के लायक खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन इतना करोड़ रुपए वेंकटेश के लिए बहुत ज़्यादा बिड है मेरे हिसाब से, जिस तरीके से उनका खेल है। बाकी अपने विकेट की वो महत्व समझते नहीं हैं, आते हैं, खेलते हैं और चले जाते हैं। कभी कभी रन बनाते हैं, कभी कभी रन नहीं बनाते हैं। लेकिन इन्होंने जो रिटेन किए थे वो हैं रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, आंद्रे रसेल, सुनील नारायण, हर्षित राणा और रमनदीप सिंह। ये 6 के 6 खिलाड़ी इन्होंने रिटेन किए थे। इनके पास कोई भी RTM अवेलेबल नहीं था, इसलिए ये कोई भी खिलाड़ी अपना पुराना RTM यूज़ करके वापस नहीं ला पाए। इसके अलावा इन्होंने जो सबसे अच्छी बिड खेली है वो खेली है क्वांटन डीकॉक पे, क्योंकि वो इनको मिल गए मात्र 3 करोड़ 60 लाख रुपए में, ये इनको मिल गए, जो कि बहुत अच्छा है। रहमतुल्लाह गुरबाज इनके हाथ में आ गए हैं मात्र 2 करोड़ रुपए में। मोइन अली इनके हाथ में आ गए हैं 2 करोड़ रुपए में। रोमन पावेल हैं जो कि अपनी ही बेस प्राइस 1.50 करोड़ रुपए में इनको हाथ में आ गए। उसके अलावा अजिंक्य रहाणे इनके हाथ में आ गए बेस प्राइस 1.50 में ही। तो देखना ये होगा कि अजिंक्य रहाणे यहाँ किस नंबर पे खेलते हैं, या मौका देते हैं या नहीं देते। उमरान मलिक हैं जो कि फास्टर हैं, 75 लाख की बिड थी, 75 लाख में ही आ गए। मनीष पांडे हैं, मनीष पांडे पे इन्होंने दोबारा भरोसा किया, क्योंकि मनीष पांडे की जब बिड आई थी तो कोई भी टीम बिड नहीं लगा रही थी।
लेकिन उन्होंने उसको 75 लाख में ही उनकी जो बेस प्राइस थी उस पर ख़रीद लिया। तो ये भी एक अच्छा वो ऑप्शन है, क्योंकि मनीष पांडे के रहते हुए भी ये टीम जीती है। हालांकि स्पिन इनके पास ज़्यादा अच्छी है, जिसमें वरुण चक्रवर्ती भी हैं और सुनील नारायण भी हैं। बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं है, क्विंटन डी कॉक ओपनिंग कर सकते हैं, रिंकू सिंह इनके पास हैं फिनिश करने के लिए, रहमतुल्ला गुरबाज इनके पास हैं ओपनिंग करने के लिए कराना चाहते हैं। तो मुझे इसमें कोई भी और कमी नहीं दिखाई दे रही है। बाकी आंद्रे रसेल आते ही हैं बीच में, जो कि तबाही मचा सकते हैं। रसल मसल हम लोगों ने बहुत सुना है।